Hello students, good morning all of you. So we are going to begin our new topic of the coordination chemistry, that is the nomenclature of coordination compounds. All the rules about the nomenclature, right? Yesterday we have discussed few of the topics of the coordination, that was about the general of the coordination compounds, about the ligand classification, type of ligands, and about the how to find out the oxidation number. So today we are going to start from coordination number and the another number that is called EAN, called effective atomic number. ये दो नंबर्स को हम ट्राई करते हैं, कल की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. ऑक्सीजन स्टेट हमने की डिस्कस कर ली थी, फिर भी एक बार फिर से रीट्राई कर लेते हैं. आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें. Fe H2O का होल 6, आउटसाइड देयर इज अ क्लोरीन. एक बार फिर से रीट्राई कर लेंगे. इनकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है जो भी एलिमेंट अंडरलाइंड है. बी पार्ट F6 बाहर, आउटसाइड -3 चार्ज है. NiCl का होल 4 -2 चार्ज. NiCN का होल 4 अगेन -2 चार्ज. So let's try to find out the oxidation state of these 4 coordination complexes. Elements underlined. Easy थे हैं, एक बार कोशिश करो निकालने की. जल्दी से बताइए क्या क्या निकल के आ रही है इसकी ऑक्सीजन स्टेट. उधर फिर से एक बार जल्दी जल्दी ऑक्सीजन स्टेट रिवाइज कर रहा हूँ, इसके बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. हो गया. आसान से नेमिंग है, आसान सा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है. हो गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल Rn का क्या होगा यहाँ पर. Rn का यहाँ पर क्या होगा, +3 है. आई होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा. बहुत ही सरल है. वाटर हमारा कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है. क्लोरीन इसमें बस पार्टिसिपेट कर रही है, तो ऑफकोर्स +3 होना चाहिए. नाउ द सेकेंड पार्ट, अगेन द +3. हालांकि फ्लोरीन के पास क्या है, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पहला वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है, कैटायनिक है या न्यूट्रल है. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें शुरुआत हम इसी से कर रहे हैं, बाद में एनाइन हो गया, तो पहला कैटाइन है. दूसरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है. नाउ द थर्ड कॉम्प्लेक्स इज अगेन अ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ऑल्दो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकल विल बी क्या आएगी, +2. निकल विल बी +2, क्योंकि क्लोरीन का -4 होता है. एंड द नेक्स्ट वन NiCN का होल 4, यहां पर भी क्या होगा, +2 ही होगी. ठीक है, आप बताना इसमें लास्ट, इसमें कोबाल्ट की क्या होगी. ओ यही तो रह गया, ये क्या बात हुई. हाँ +3 होगी. En कैसा है, न्यूट्रल है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं. अमोनिया भी न्यूट्रल है. क्लोरीन के पास क्या है, -2 है, और बाहर क्या बैठा हुआ है, +1 है. बाहर -2 जब जाएगा तो ये क्या क्रिएट कर देगा, +3 क्रिएट कर देगा. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कहानी क्लियर हो गई होगी. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट से आगे बढ़ते हैं. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेमिंग वाज कि भाई हमने पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया. ऑक्सीडेशन नंबर के बाद एक और नंबर निकालते हैं जो वेल नोन है, क्या कहलाते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर. अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सिंपल है. नंबर ऑफ लिगेंड्स काउंट कर लिए,
यानी फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिगेंड्स और मल्टीप्लाई करिए उनकी डेंटिसिटी से, मल्टीप्लाई करिए उनकी डेंटिसिटी से। डेंटिसिटी का मतलब अगर मोनोडेंडिट है तो 1, अगर बाइडेंडिट है 2 है, और हेक्साडेंडिट है तो 6 है। तो मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेंटिसिटी, डेंटिसिटी, ठीक है, डेंटिसिटी। अब आप कहेंगे इसको कैसे निकालेंगे? ऐसा करते हैं, इन्हीं एग्जांपल्स को यहाँ ट्राई कर लेते हैं, इन्हीं एग्जांपल्स पे अप्लाई कर लेते हैं, है ना। क्या निकल के आएगा यहाँ पे? देखिए पहला केस में क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी, सुन लो बेटा सुन लो, हेलो, इधर वाटर कितने हैं हमारे पास? 6 हैं, तो 6 ही लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6। और डेंसिटी कैसी है? उधर से जाना, पीछे साइड से, डेंसिटी कैसी है इसकी? दैट विल बी 1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6 मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी 1, 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कहलाएगा। अगेन अप्लाइड फॉर द फ्लोरीन, यहां पर भी ऐसे ही है, 6 लिगेंड है मल्टीप्लाइड बाय 1, अगेन डेंसिटी इसकी क्या होगी? 6 ही कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज द 4 क्लोरीन एटम्स आर हाउ मेनी? 4 लिगेंड्स वी हैव, और डेंसिटी इसकी कितनी है? 1 है, तो डेंसिटी 1 हो गई, लिगेंड कितने हो गए? 4 हो गए, 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, यानी यहां पर क्या आएगा? 4 इंटू 4 या 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन 4 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 4। नाउ दिस टाइम इसकी क्या होगी? एक मिनट होल्ड किए, ये बताएगा। इसकी 5 होगी, कैसे निकाली 5 समझाओ? ठीक है, 2 अमोनिया की, 2 क्लोरीन की और 1 इसकी होगी, कुल मिला के कितनी हो गई? 5 हो गई। इज इट द करेक्ट आंसर? नो, दिस इज रॉन्ग, आंसर इज 6। आप देखो फंस गए, उसमें नहीं आ गए। आप सिर्फ एक ही चीज काउंट कर रहे हो, लिगेंड काउंट कर दिया। लिगेंड काउंट करने के लिए नहीं बोला है, लिगेंड के साथ आपने क्या बोला है? डेंसिटी। तो यहां पर EN कैसा है? बाइडेंडिट लिगेंड है, तो 1 है, 1 इंटू 2 होगा, प्लस 2 है, 2 इंटू 1 होगा, प्लस 2 है, 2 इंटू 1 होगा, दैट विल बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हमारे 2 हो गए, ये भी हमारे 2 हो गए, ये भी हमारे 2 हो गए, सबको जोड़ के कितना आ गया? 6 आ गया, 5 नहीं होगा। एक और ट्राई कर लेते हैं, अभी भी अगर दिक्कत आ रही है, PTEN का होल थ्राइस और बाहर लगा लेते हैं Cl4, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताओ क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? 6 होगा। कैसे? हाउ दैट कम्स टू बी? EN इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स अंदर ही होंगे, बाहर लिगेंड्स बिल्कुल नहीं होते। ये लिगेंड्स है, कितने लिगेंड है? 3 हैं, मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी कितना आ गया? 6 आ गया। 6 विल बी द कोऑर्डिनेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी? प्लेटिनम की। जल्दी से, इसमें पेन वेन निकालने की जरूरत ही नहीं होगा, खाली आंखों से ही कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं कॉपी पेन की। हाँ, क्विक क्विक फास्ट। ओहो, इसमें दाएं बाएं, इसमें EN का कोई रोल नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्या है? -4 है, निकाल किसकी रहे हैं? X की निकाल रहे हैं, प्लस इसकी -4, सबकी कितनी है? 0 है, तो X की वैल्यू कितनी हो गई? +4। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको पेन पेंसिल की जरूरत पड़ रही है, ऐसे ही देखते देखते आप इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4 बट द 6, और यही हम बाद में जाके मानेंगे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। या जानते हैं ना वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो समटाइम्स ये पूछेंगे आपसे व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ प्लैटिनम एंड व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंस। तो प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 4 हो गई। तो यहां पर नए 2 शब्द आ गए वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी अगर समबडी इज आस्किंग, आप आंसर देंगे 4 और यहां पर आएगा 6 आएगा। ये छोटी सी बात और भी ऐड कर ली, कभी कभी वर्नर्स पे इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है 4, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, वो है हमारी 6 है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी से हमें काफी कुछ आइडिया मिलता है उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री का। 4 अगर होगी तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगी, और 6 होगी तो वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगी। इसी तरीके से हम 5 4 3 2 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बाद में चलो बैलेंसी पे आएंगे तब बात करेंगे। तो दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। आई होप आपको ये 2 चीजें सरल सी हैं, समझ में आ गई होंगी। रिडॉक्स वाला पार्ट हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कल सीख लिया था, आज भी है, और इसमें एग्जांपल ऐड किए। एंड सेकंड इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना हमने सीख लिया। बस इतना काम मत करिएगा कि सिर्फ लिगेंड की गिनती करनी है, लिगेंड के साथ आप थोड़ा फोकस रहिएगा डेंसिटी पर, तो यहां पर वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं आपको। ठीक है, तीसरी चीज आती है, कल जो हम रिसर्च कर रहे थे, कल इस बात को सोच रहे थे, मेटल्स यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर ले रही हैं, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। मेटल्स ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू
लूज इलेक्ट्रॉन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडविक्स नाम था, उन्होंने दिया सिडविक नंबर। उन्होंने लंबी रिसर्च की और ये समझने की कोशिश की मेटल्स ऐसा करना क्या क्यों चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लेके काम उनका बनने वाला है, इतने ही इलेक्ट्रॉन उन्हें क्यों चाहिए। तो उसको उनका कहना ये था। चलिए थर्ड पे आते हैं, इसे हटा दूं स्क्रीन से, नेक्स्ट स्क्रीन ले लें। नोट कर लिया बेटा? ये नोट कर लिया। आयनाइजेबल का मतलब ये हुआ, हाँ जैसे अगर हम इसको, हाँ अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व कर दें तो क्या होगा, 4 क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। और ये 4 क्लोराइड आयन क्या संभाल रहे हैं, इसकी प्राइमरी वैलेंसीज को। और 6 ये जो ईएन है, 6 जो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये अगर हम पानी में डाल भी देंगे तो ये लिगेंड इसके साथ बने रहेंगे, यानी इसको क्या बोलेंगे, नॉन आयोनाइजेबल, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल हो सकती है और वो किससे सेटिस्फाइड होगी, नेगेटिव आयन से और न्यूट्रल मॉल। हाँ हाँ हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। उस जमाने में जितनी वर्नर्स के पास रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने थ्योरी दी। ऐसा नहीं कि वो थ्योरी बिल्कुल सही एग्जैक्ट सही बैठ रही है, लेकिन उस जमाने में 1901 का टाइम है जब उन्होंने वर्नर्स का नाम आया, तो उस जमाने में 8 10 12 कंपाउंड कोऑर्डिनेशन के खोजे जा चुके थे। तो उस समय की उनकी सही बात थी, लेकिन समय आने के बाद उसमें लग रहा कि बहुत सारी कमियां थी, तभी हम वीवीटी लेकर आए, फिर इसके बाद है ना, फिर सीएफटी लेकर आए, फिर इसके बाद भी और थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी है ना, बहुत सारी थ्योरी है, समय के हिसाब से अपडेट होती रहती। तो आई होप आपको इतना कॉपी कर लिया, कर लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसके नोट्स भी अपडेट नहीं कर पाया, आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं सारे नोट्स अपडेट कर दूंगा जिससे आप उसे रिवाइज भी करके आ जाएंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसे बोलते हैं सिडविक्स नंबर। सिडविक्स नंबर, हालांकि ये 12th की केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ते सिडविक्स नंबर, या कई बार हम इसको बोलते हैं EAN। आप कहेंगे फुल फॉर्म क्या है इसकी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या इसे बोलते हैं सिडविक्स नंबर। क्या था ये, कैसे निकालते हैं, ये निकालेंगे कैसे, Z माइनस O प्लस 2 इंटू एल, और जहां पर L है हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड, कैसा है, या ऐसा करते हैं इसको 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कर लेते हैं, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको L हटा देते हैं, ऐसा करते हैं, और L की जगह लिख देते हैं 2 इंटू CN, CN का हाँ डेंसिटी, 2 इंटू CN कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो 2 इंटू डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू डेंसिटी, बल्कि कोऑर्डिनेशन नंबर ही ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, बात वही है। Z क्या है हमारा भाई, यहां पर Z इज सेड टू बी द एटॉमिक नंबर, O इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाकी तो खैर समझ गए होंगे, ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अगर आपने कहा ये निकालने का तरीका है तो आ गया हमारे पास, लेकिन फिर भी अभी आप इसका आंसर जानना चाहते हैं, मेटल्स ऐसा बिहेव कर क्यों रही हैं, और ये निकाल के हम क्या साबित करना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि मेटल अपने नियरेस्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और कौन आएगा, रेडॉन, ये हम सब जानते हैं ये कौन है, इनर्ट गैसेज हैं, 6 के 6 गैसेज हैं। पहली बात तो कई बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर गैसेज और द सॉलिड और द लिक्विड, तो नाम ही इनका टाइटल आपने क्या दिया है। हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि इसका मास काफी ज्यादा भारी भरकम है, फिर भी क्या ये गैस है, सच में गैस है। इंटरेस्टिंग पार्ट है गैस है, क्योंकि इनके बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लगभग 0 है ना। एटॉमिक नंबर इसका कितना आएगा, 2 आएगा, इसका कितना आएगा 10, इसका कितना आएगा 18, इसका कितना आएगा 36, इसका कितना आएगा 54, इसका कितना आएगा 86। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, फिर डिफरेंस 8 का है, फिर 18 का है, फिर 18 का है, और इसको क्या बोलते हैं
32 का, ये गोल्डन नंबर्स कहलाते हैं। 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, ऐसे याद कर लिए तो आपको पहले का और दूसरे का नंबर पता चल जाए। खैर, अब इसको यहां से कनेक्ट करते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि मेटल की जो आदत है वो क्या है, हैबिट है वो क्या है, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसे कॉन्सेंट्रेशन को एक्वायर करने की, अटेन करने की। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको समझने के लिए हम अपने एग्जाम्पल को लगाते हैं। मान लो आपने कहा K4 FeCN का होल 6, ये बना। चलिए अप्लाई करके देखते हैं इस बात को। यहां पर आप Fe की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे En इसका निकालना है तो En यहां पर कितना निकल जाएगा। Rn का एटॉमिक नंबर क्या जानते हैं, 26 है। ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 2 है। और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6 है। नहीं क्लियर हुआ? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 26 और 12, मतलब 26 में से 2 माइनस करिए, 24 हो गए। और 24 में 12 जोड़ी कितना आ गया, 36 आ गया। 36 किसका मैच कर रहा है, इसका पार्टनर कौन है, क्रिप्टन है। इसका मतलब इसने इनर्ट गैस जैसा कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लिया। नहीं आई बात समझ में? हाँ हाँ, मतलब अपने जो भी नियरेस्ट एटॉमिक नंबर को इसने एक्वायर कर लिया। नहीं आई बात समझ में? तो हम इसे बोलते हैं कि ये फॉलो सिडविक रूल। फॉलो क्या करता है, सिडविक रूल। जैसे और ट्राई करते हैं ऐसा नहीं सारे के सारे कर रहे हैं। NiCO का होल 4, चलिए मान लेते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन में आपने बहुत पढ़ा होगा। फिर से इस पे अप्लाई करके देखते हैं। इसका En निकाल दें। निकल इसमें क्या है, सेंट्रल एटम हो गया। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, 0। और प्लस आपने क्या बोला है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 इंटू 4, 8 हो गए। 28 और 8 जोड़िए, कितने हो गए, 36 हो गए। ठीक है, 36 हो गए। अगेन दिस ओबेज द क्रिप्टन कॉन्फिगरेशन, हेंस यू कैन कॉल दिस वन एज अ। नहीं आई बात समझ में, है ना? और ट्राई करते हैं, एक तीसरा एग्जांपल लेके चलता हूं। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल 1। ये एग्जांपल नंबर 2, ये एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। PT En का होल थ्राइस बाहर लगा लेते हैं। Cl4 प्लेटिनम, तो निकालते हैं इसका En नंबर 78 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम। गोल्ड से सिर्फ एक कम होता है, 78। 79 इज द गोल्ड। और 80 किसका होता है, मरकरी का। मरकरी जिसे पारा कहते हैं, ठीक है, पारा। हिंदी में कई बार कहते हैं पारस पत्थर, आपने सुना होगा, नाम सुना होगा। तो पारस उसी से निकल के आ रहा है। और पहले कहते थे कि पुरानी बुक्स में अगर देखें, पारस से सोना बनाने की तकनीक हमारे पूर्वजों को पता थी। तो मरकरी के पास कितने एटॉमिक नंबर था, 80। 80 में से अगर एक कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 79। तो उनके पास कुछ ऐसी टेक्निक थी कि वो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कम करना और एक प्रोटॉन कम करना शायद उनको आता होगा, सो दैट द मरकरी कैन बी कन्वर्ट इनटू। खैर चलो, ये तो एक इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बता दी। 78 हो गया। यहां पर ऑक्सीजन स्टेट की बात करेंगे। Z माइनस बोला, सॉरी माइनस बोला ना, Z माइनस है ना, तो यहां पर क्या आएगा, और ये माइनस है। और प्लस क्या आएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 नहीं है, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर में गलती मत करिएगा। तो यहां पर कितना आएगा, 6 है, तो 2 इंटू 6 12, यानी 78 में से 4 गए, 74 बचेंगे। 74 में जोड़ देंगे 12, यानी क्या आएगा, 86 आएगा। और 86 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका नियरेस्ट दोस्त कौन है, रेडॉन है। सो दैट्स ऑल्सो ओबेज द सिडविक्स रूल और द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट। तो ये उस समय शुरू में काफी ये बात इनकी फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई। लग रहा था कि हमने इसका आंसर शायद निकाल लिया है कि मेटल्स ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं, है ना, अपनी नेचर के विपरीत। वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रही है, लूज नहीं कर रही है, बल्कि एक्सेप्ट कर रही हैं, स्वीकार कर रही हैं, ले रही हैं। तो उसका रीजन निकल गया है कि वो अपना कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस जैसा बनाना चाहती हैं। तो एक बार नोट कर लेते हैं फटाफट, इसके बाद। हाँ हाँ, हम्म, इसका रीजन क्या है, इनर्ट गैस कंपाउंड क्यों फॉर्म कर लेता है, ये कहना चाह रहे हैं। जेनॉन ही करता है मोस्टली। देखो इसका एक रीजन ये, अव्वल तो इनर्ट गैस कोई रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन आजकल हमने इनर्ट गैस को नया शब्द दिया है, नोबल गैस। तो नोबल गैस और इनर्ट गैस में फर्क क्या है, इनर्ट गैस का मतलब तो किसी से रिएक्शन ना करें, नोबल गैस का मतलब क्या होगा, नोबली बिहेव करे। मतलब जैसे नोबल पर्सन क्या होता है, कुछ हम विशेष लोगों से अपनी दोस्ती रखते हैं,
जिनको हम अपने हिसाब से बहुत हाईली मतलब उसके हिसाब से मानते हैं कि वो बिल्कुल आपकी स्ट्रीम से मैच करते हो, सबसे दोस्ती नहीं करना, आपको सेलेक्टेड आइटम्स। ऐसी जेनॉन की जो रिएक्शन है उसकी वजह यह है कि इसकी इन सब में रिएक्टिविटी रिलेटिवली ज़्यादा हो सकती है। क्यों ज़्यादा हो सकती है? क्योंकि नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी कम होगी, मतलब इस तरीके से। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर एक रीज़न ये है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसको ये कोई हर एक से रिएक्शन कर लेता है। इसको रिएक्शन करने के लिए हम फ्लोरीन के साथ जो है रिएक्शन कराते हैं। फ्लोरीन इज द वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। और सेकेंडली ऑक्सीजन से कराते हैं, तो सेकेंड इज द, आफ्टर फ्लोरीन द ऑक्सीजन इज द सेकेंड वन। तो बस ये ऐसा नहीं है इसके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या आपने और कोई कंपाउंड्स की ढेरों लिस्ट हो, ऐसा नहीं है, बड़े ही सेलेक्टिव स्पेसिफिक है। तो इसलिए कुछ कंपाउंड्स जरूर बने हैं जेनॉन के, ठीक है, क्या नाम है, जेनॉन के ही ज्यादातर बने हुए। ठीक है, बना लिया, बनाओ बनाओ बनाओ। सारे कंपाउंड्स, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे कंपाउंड्स ऐसा शो नहीं करते, तो फिर तो ये रूल बहुत फेमस हो जाता। इन्होंने शुरू के एग्जाम्पल काफी सारे सपोर्ट हैं, और भी एग्जाम्पल आपको निकल आएंगे, बट नॉट ऑल ऑफ देम। सारे के सारे ऐसा नहीं होंगे। अभी देखते हैं, इसका उल्टा भी देखते हैं, यहाँ पर कहानी फंस जाएगी। उधर ही रख देना, उधर, उधर ही रख, जैसा कह के गए। हाँ ये रख, हाँ ठीक है। आई होप आपने कर लिया हो कॉपी। हम्म। एक और ट्राई करके देखिए, पी ब्लॉक ले रहे हैं आपकी बार। एल्यूमिनियम का ये सॉल्ट है और बाहर लगा रखा है अपने Cl3। ट्राई करके देखिए क्या ये कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, पॉसिबिलिटी है इसकी या नहीं है। कर रहा है, 16 आ रहा है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। 13 में से हमने 10, 3 निकाल दिए तो 10 ही बचे। और 10 के हिसाब से अगर देखें तो 12 और उधर से आ गए, है ना, 12 आ गए, तो 10 और 12 22 हो गया। लिगेंड कितने हमारे पास? 6 है ना, तो 6 के हिसाब से एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 20, क्या नाम है, 13 है। 13 इज द एटॉमिक नंबर। 13 में से 3 चले गए 10, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। जैसे एक और देखते हैं, जिंक का ट्राई करते हैं, आप ट्राई करके बताना। जिंक EnCl2, ये कॉम्प्लेक्स है जिंक का, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये, हेट्रोलेप्टिक समझते हैं। लिगेंड हमारे, हाँ, एक से ज्यादा वैरायटी के लिगेंड्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नो, फाइंड आउट whether this obeys the Sidgwick's rule or not. कर रहा है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। 30 में से 2 चले गए, कितने बचे? 28। और 28 में हमने कितने जोड़ लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 4 होंगे। 4 टू 8 हो गए, 28 और 8 कितने हो गए? 36, 36 हो गए। तो दैट ओवेज, ये भी ओवे कर रहा है, बट ये ओवे नहीं कर रहा। और देखते हैं इसके अगेंस्ट में भी कुछ एग्जांपल और ट्राई करते हैं। K4 को ही ले लिए आप, इस K4 को बस K3 में कन्वर्ट कर दिए। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है K3FeCN का होल 6। तो यहाँ पर इंस्टीड ऑफ पुटिंग द K4, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल अगेंस्ट दिस वन इज K3FeCN का होल 6। आप देखिए जरा, बताइए क्या निकल के आ रहा है?
Cl का होल 4 -2 चार्ज। देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है। हाँ, K3 वाला नहीं कर रहा क्योंकि इसका EN नंबर क्या आएगा 35, 35 आएगा। तो 36 से थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया, एक कम पड़ गया, लिहाजा ये फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज द NiCl का होल 4 -2। देखिए जरा इसको, ये भी फॉलो नहीं कर रहा और ये भी फॉलो शायद नहीं कर रहा। एक बार ट्राई कर लिए। ये दोनों, ये वाला नीचे 34 के अराउंड आएगा इसका। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28 से 28 है। अगेन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए तो कितना बचा 26। 26 के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन इसको और एक्सेप्टेबल हो रहे हैं। तो 26 और 8 कितने हो गए, 8 और 6 14, 34, 34 आ रहा है। तो यहां पर ये डिसोबे कर रहा है। एक्सप्लेनेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये एक्सप्लेनेशन इनका जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग निकल के नहीं आता। सेडविक्स थ्योरी इसलिए बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपके फॉलो कर रहे हैं, आधे कॉम्प्लेक्स फॉलो भी कर रहे हैं बट आधे कॉम्प्लेक्स फॉलो नहीं भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए वर्नर्स थ्योरी को फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, सॉरी वर्नर्स नहीं, सेडविक्स थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। हाँ लेकिन कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए बढ़िया है, EN नंबर निकालने के लिए आएगा। अब बच्चे ने नहीं पढ़ा तो EN नंबर थोड़ा सा उसके लिए झटका लगेगा, ये क्या चीज पूछना चाह रहे हैं। तो बस हमें इतना ही जान लेना है। बाकी तो हम इसके आंसर फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से निकालने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो 3 चीजें हमने क्लियर कर ली, ऑक्सीजन नंबर निकालना सीख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख लिया और ये भी निकालना सीख लिया जिसे कहते हैं सेडविक्स नंबर। नेक्स्ट टू दिस, इसके आगे बढ़ते हैं। आते हैं सीधी सी बात पर, यहां पर आती है सबसे टॉप जो फेमस टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर है ना, और नॉमेनक्लेचर में भी इसके 2 पार्ट हैं। एक आपको फॉर्मूला दिया गया है उसका नाम निकालना है, एक नाम दिया गया है उसका रिवर्स। 2 चीजें हो गई, उल्टा पुल्टा दोनों करके देखना है, वाइस वर्सा पे चलना है। रूल्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हैं, है ना। तो अगर हम देखेंगे आईपेक नेमिंग की बात कर लेते हैं। आईपेक नेमिंग, इसी को हेडिंग में ले लेते हैं, आईपेक नेमिंग, ठीक है। ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है तो इसी की करेंगे। नेमिंग में एक आध देखें, जल्दी जल्दी रूल लिख सकते हैं। पहला रूल क्या हो सकता है, कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट, कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट, नेम्ड फर्स्ट। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये पहली कल से भी आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि नाम जब भी किसी सॉल्ट का लिया जाता है कैटाइन यूजुअली पहले ही बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। आप पहले कैटाइन को रेस्पेक्ट देते हैं फिर बाद में। तो कैटाइन का नाम हमें पहले लिखना चाहिए। नंबर 2, कैटाइन का नाम पहले लिखेंगे, इसके बाद किसका नाम लिखेंगे, एनाइन का, राइट। अब हमारे पास आता है कि अगर हम एक कोऑर्डिनेशन लिगेंड के नाम की बात करते हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड नेमिंग। हाँ, लिगेंड नेमिंग में कई सारे रूल हैं, इसी के अंदर कई सारे रूल बन जाएंगे। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, ए पार्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। संख्या बताने के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा। हाँ, वो अलग चीज है जो आप कहना चाह रहे हैं, वो एक अंडर स्पेशल कंडीशन है, उस पर भी बात करेंगे। और सी पार्ट इज द, अगर हमारे पास एनाइनिक लिगेंड है तो उसका नाम अंत होगा ओ के साथ, क्लोरो, या कुछ बुक्स में क्लोराइडो इस तरह से लिखते हैं, नाइट्रो, साइनो, हाइड्रोक्सो, एसीटेटो, जितने भी नेगेटिव लिगेंड है। तो यहां पर अगर देखें नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड जितने भी होंगे उनके सबके नाम में ओ अंत में लगेगा। जैसे Cl माइनस CN माइनस OH माइनस CH3CO माइनस, ये सारी स्पीशीज के नाम में एक चीज ध्यान रखिए, क्या लिखने है, क्लोरो या क्लोराइडो भी लिखा गया है, दोनों नाम ठीक है। साइनो, इसे साइनो बोला गया है, साइनाइडो नहीं, साइनो ही बोला गया है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, हाँ इसको बोलते हैं एसीटेटो, एसीटेट बोलते हैं ना, एसीटेटो, एसीटेटो बनेगा इसका नाम, ठीक है। जैसे ग्लाइसिन का नाम बनता है, ग्लाइसिन एक नेगेटिव लिगेंड है तो नाम बनता है ग्लाइसिनेटो, अजीब सा नाम है, ग्लाइसिन बनेगा तो ग्लाइसिनेटो, NE आएगा, ई हट जाएगा, वॉवल है, और इसके आगे क्या लग जाएगा, ATO, तो ग्लाइसिनेटो, ठीक है, इस तरह से बनेगा। जैसे ऑक्सिलेटो है ना, OX को क्या बोलेंगे,
ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, है ना। कई बार हमारा जो क्या नाम है, ओ ऐसे लगा देंगे, O2, और क्या लगा देंगे, माइनस चार्ज, या फिर O2 और 2 माइनस चार्ज लगा दी, ये भी लिगेंड है। अब इसका नाम क्या रख सकते हैं, पहचानते, O2 माइनस को क्या बोलना चाहिए, और O2 2 माइनस को क्या बोलना चाहिए। O-2 तो हम सब जानते हैं, वी ऑल नो, ऑक्साइड क्या कहते हैं। जब O2 के ऊपर 2 माइनस होता है तो इसे बोलते हैं परऑक्साइड, क्या बोलते हैं। देखिए यहां पर ऑक्सीजन ले लो, यहां पे भी ऑक्सीजन ले लो, इस ऑक्सीजन पे माइनस है, इस ऑक्सीजन पे माइनस। अब इसको कन्विंस करने के लिए आप इसके दोनों साइडों में हाइड्रोजन लगा लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम लगा लो, सोडियम परऑक्साइड, एक जगह सोडियम एक जगह हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड, दोनों जगह फिनाइल लगा लिए, मतलब हाँ इस तरह से बन जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स परऑक्साइड बनते हैं। बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल दोनों साइडों में लगेगा, C6H5 CO, और फिर उधर भी C6H5 CO, ये बनता है आपका फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म में काम में आता है। तो ये बन गया, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, O2-2, और क्या बोलेंगे इसे, परऑक्साइड लिंकेज है, लेकिन इसका यहां नाम क्या होगा, परऑक्सो, परऑक्सो, परऑक्साइड से क्या बन गया, परऑक्सो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। अब ये कुछ अलग अलग चीजें हैं जो थोड़ा दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, अचानक आके खड़ी होगी। O2 माइनस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, सुपर ऑक्साइड। जैसे मान लो अगर मैं इसका बना दूं KO2, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब पोटेशियम पर का फॉर्मूला क्या होगा, K2O2, K2O2। पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, K2O। अब है ना इंटरेस्टिंग चीज है, अब सारी चीजें यही वो फंसा रहे हैं आपको। तो आप देखिए K2O, इधर क्या बनाया आपने, K2O2, और इधर क्या बनाया, KO2। अब देखिए तीनों चीजें ऐसा लग रहा है मैचेबल सी लग रही हैं, लेकिन भारी फर्क है इसमें। ये सुपर ऑक्साइड है, तो इसका नाम होगा सुपर ऑक्सो, क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्सो। ये नेगेटिव लिगेंड है, सुपर ऑक्सो, ये बन गया सुपर, ये आ गया, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड लिंक, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन इसको बोलते हैं। हाँ इसको बोलेंगे, ये जो बनेगा हमारा ये वाला, ये बनेगा परऑक्साइड आयन, पर ऑक्साइड आयन, ठीक है। और खाली O-2 बना देंगे तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ये भी नोट कर लिए। और इनमें से बताइए, इन तीनों में से सॉल्ट में, पोटेशियम के तीनों सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट कलर्ड होगा और कलरलेस होगा। हाउ टू फाइंड आउट वेदर द वन सॉल्ट इज कलर्ड और द कलरलेस, पैरामैग्नेटिक और द डायमैग्नेटिक, बहुत आते हैं क्वेश्चन, और इसमें भी आएंगे, कोऑर्डिनेशन में भी आएंगे, ऐसा नहीं। तो आप पहले तो इतना नोट करिए, फिर धीरे धीरे इस कहानी को और बढ़ाते हैं। नेगेटिव लिगेंड के नाम कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सो प्लेस द वर्ड O एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ अ लिगेंड। NO2 माइनस, नाइट, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो फिर O बोलते हैं, नाइट्राइटो N बोलते हैं, क्योंकि एम्बिडेंट है ना। हाँ जी हाँ जी, नाइट्राइटो ही चलेगा इसका नाम। SCN माइनस, थायोसाइनो। तो ये नेगेटिव लिगेंड के कुछ नाम है।
SO4-2 सल्फेटो, अगर लिगेंड की फॉर्म में दिखाया गया है, बाहर है तो फिर इसको जैसे बोलते आ रहे हैं सल्फेट वैसे ही बोलेंगे, लेकिन लिगेंड की फॉर्म में ये सल्फेटो कहा जाएगा। ईडीटी का नाम क्या बनेगा? नेगेटिव लिगेंड है। ईडीटी का फुल फॉर्म क्या है? एक नेगेटिव लिगेंड की फॉर्म में। हाँ, हाँ, इथेन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, तो ये याद रखिएगा। ओ, एसीटेट तो वैसे नाम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड की शक्ल में आ जाएगा तो हाउ विल यू पुट अप? ई डी टी ए, तो इथेन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, ऐसे नाम रखेंगे क्योंकि ये -4 वाला लिगेंड कहलाता है, -4 चार्जेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। आईपैक नेम काफी इंपॉर्टेंट रहती है, ऐसा नहीं एग्जाम में आती है, और जरा सी भी अगर मिस्टेक हुई आपका नाम, बिल्कुल चारों नाम आप ये मत देखिए कि उसमें भारी अंतर होगा, नाम बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे चारों के चारों नाम बिल्कुल एक जैसे। बहुत छोटी मोटी गलती पे भी आपको बहुत बारीक नॉलेज होना चाहिए, तब आप सही नाम पकड़ पाएंगे। तो नेमिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंस इसकी कम है। ये हो गए हमारे नेगेटिव लिगेंड। ऐसी कुछ और आएंगे तो इसको हम और ऐड कर लेंगे, एक दो लाइन का स्पेस छोड़ सकते हैं। कोई बहुत ही स्पेशल लिगेंड आएगा तो मैं बाद में आपको और बताऊंगा जिनसे आप कम परिचित हैं। हो गया, इतना आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे आप नेगेटिव लिगेंड की बात, आते हैं न्यूट्रल लिगेंड की बात कर लेते हैं। यहां पर ही बनाते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड ऑफ कोर्स जैसा कि नाम से लग रहा है कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि हमारा वाटर है, जैसे कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे कि हमारी अमोनिया है, जैसे कि हमारा EN है, जैसे कि हमारा BPY है, खाली PY हो सकता है, खाली PH3 हो सकता है, खाली PPH का होल थ्राइस हो सकता है। कल हमने इसमें बात की थी, है ना? हाँ, और भी अभी हम बना सकते हैं इसके सिवा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? आप जान रहे हैं एक्वा होगा। यहाँ पर क्या नाम होगा? कार्बोनाइल होगा इसका नाम। इसका नाम क्या होगा? एमाइन। एमाइन की स्पेलिंग पे जरा ध्यान दीजिएगा, AMMINE है, AMINE नहीं है, AMMINE। हालांकि लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा नाम लिया, मान लो CH3NH2, तो वहां पर आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका नाम वही होगा जो हमने ऑर्निक में पढ़ा था, मीथेनामाइन। तो वहां पर आपको 2 बार M डालने की जरूरत नहीं है। मीथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन वो सब आ सकते हैं। तो वो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा जैसा हमने वहां सीखा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के नेम आप वहां पे इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर EN को वही बोलेंगे, इथेन डायमाइन, या 1,2 डायमाइन लिखना चाहें तो लिखिए। ये बोलते ही आप जानते हैं इसे बाई पायरिडीन बोलेंगे, इसको खाली पायरिडीन बोलेंगे। सब पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए न्यूट्रल कहा गया है। PHT को क्या बोलेंगे? फॉस्फीन। फॉस्फीन, और इसको क्या बोलेंगे? ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ऐसे कुछ नाम होना चाहिए, और भी ऐसे कुछ बन जाएंगे बाद में। मीथनामीन, इथनामीन का तो कोई बात ही नहीं, कितने ही बना लो आप। टर्शरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन सब आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारे नाम नोट कर लें। तो मोस्टली हमारे लिगेंड यही होते हैं, इसके सिवा कुछ कुछ स्पेशल केसेस में और भी बन सकते हैं, लेकिन आप 90% कंपाउंड पाएंगे कि इससे ज़्यादा लिगेंड बाहर के नहीं आएंगे। 90% काम हमारा यहाँ से हो जाना है।
NO2 माइनस को भी ले सकते हैं, कभी कभी हमारा NO3 माइनस, NO2 माइनस तो हम सब जानते हैं, NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, और नाइट्रेट से बन जाएगा नाइट्रेटो, ठीक है। तो ये भी लिगेंड की तरह से दिखाया गया है, नाइट्रेटो, ये भी हो सकता है, वो तो होता ही है, नाइट्रेटो भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ, हाँ नहीं वो आएगा NO प्लस नाइट्रोसिल, अभी पॉजिटिव लिगेंड में आएगा। हम्म। ये हो गए नेगेटिव और ये हो गए न्यूट्रल, ज्यादातर यही दिखाए जाते हैं, कभी कभार इक्का दुक्का केस में, जैसे NO का केस देखा गया है कि वो एज अ पॉजिटिव लिगेंड दिखाते हैं, हालांकि पॉजिटिव लिगेंड मैंने पहले ही बोला बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं, और इसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है NO प्लस का है, ये आप जानते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह से काम कर सकता है, NO प्लस है यहाँ, तो ये NO प्लस कहलाता है नाइट्रोसिल, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसिल, ये नाम है जब पॉजिटिव लिगेंड है, ठीक है। और इसके सिवा एक आता है, क्या मैंने बताया था, हाइड्रोजीनियम, NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन, लेकिन लेकिन प्लस चार्ज आ गया तो नाम पड़ गया हाइड्रोजीनियम, जैसे अमोनियम ऐसी नाम पड़ गया इसका हाइड्रोजीनियम, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजीनियम। अभी फिलहाल मेरे पास दो ही है ये हाइड्रोजीनियम, अगर कोई आएगा तो नाम मैं इसमें तीसरा ऐड कराऊंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, ये नाइट्रोसिल वाला। हाँ बेटा, NO2 प्लस, NO2 माइनस को तो दिखाया गया, NO2 प्लस मैंने कहीं देखा नहीं है एज ए लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अगर होगा तो मैं बताऊंगा, इसमें कहीं आ भी रहा हो, है ना, खाली हम एक हाइपोथेटिकल मान के चले, उससे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं, आएगा ही नहीं वो चीज, मतलब पढ़ने में दिमाग लगा रहे हो, इतना फिलहाल लेके चलते हैं। तो ये हो गए हमारे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, अगर लिगेंड हमारे पास कई सारे आएंगे, क्लोराइड ब्रोमाइड आएगा, या एक्वा और एमाइन दोनों आके बैठे हुए हैं, तो आप जानते हैं अल्फाबेट्स में कौन पहले आएगा, एक्वा या एमाइन, आप बताइए। हाँ तो दोनों में पहले किसको लिखेंगे, एक्वा लिखूं या एमाइन लिखूं, एमाइन को पहले लिखना चाहिए, क्योंकि अल्फाबेट्स में AM पहले आएगा, AQ बाद में आएगा, ठीक है। और अगर उनकी संख्या 2 3 4 5 6 है तो आप इस्तेमाल करिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, बेस्ट ट्रेस वाला केस अभी हम बाद में देखेंगे कब इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है और न्यूट्रल हैं और आपके पॉजिटिव हैं, तो आपको ये करना है, नेगेटिव के लिगेंड में सबका नाम के अंत में O आना मैंडेटरी है, राइट। और न्यूट्रल लिगेंड में कुछ के नाम विशेष हो जाएंगे, जैसे आपने इसको बोला कार्बोनाइल, इसको बोला एक्वा, अलग अलग है, एमाइन, ये सारी कंडीशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के बाद आता है पॉइंट नंबर 3 आएगा, पॉइंट नंबर 3, तो नेमिंग ऑफ मेटल, है ना, नेमिंग ऑफ मेटल। जब भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा तो आपने कहा इसके दो पार्ट होते हैं, जो भी हिस्सा कैटाइन है उसको पहले लिखना चाहिए, बाद में किसको लिखना चाहिए, एनाइन को। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो चीजें जरूर होंगी, एक मेटल होगी ही होगी, और मेटल के साथ क्या होगा, लिगेंड। लिगेंड का नाम हमें पहले लिखना चाहिए, मेटल और लिगेंड ABCD के हिसाब से देखें, L पहले आएगा, M बाद में आएगा, तो L को पहले इंपॉर्टेंस दीजिए, लिगेंड का नाम पहले लिखिए, फिर बाद में किसका नाम लिखेंगे, मेटल का नाम। अब मेटल का नाम हम क्या लिखेंगे, है ना, जैसे कई जगह पर आपने Fe को फेरेट लिखते देखा है, और कई जगह पर Fe को आयरन ही लिखते देखा है। कब मुझे आयरन लिखना है और कब मुझे फेरेट लिखना है, तो बड़ा सिंपल सा लॉ है कि यहाँ पर आप मेटल के साइन बना लिए, जैसे Fe बना लो, Ag बना लो, जिसके भी आपको लग रहा है, गोल्ड बना लो, Pb बना लो, है ना, कोबाल्ट बना लो, निकल बना लो, टाइटेनियम बना लो, और भी बन सकती है, जिंक बना लो, जैसे भी आपको जो अच्छा लग रहा है ना, वो बना ले, कोबाल्ट बना लिया ही आपने, क्रोमियम बना लो, ठीक है। अब यहां पर इनके नॉर्मल नाम तो आपको पता ही है ना, इसको क्या कहेंगे आयरन, इसको क्या कहेंगे सिल्वर, इसको कहेंगे गोल्ड। लेकिन इसको अगर ग्रीक भाषा में देखें तो बोलते हैं फेरस, फेरिस से बनेगा फेरिट, क्या बनेगा, फेरिट। Ag को बोलते थे, सिल्वर को बोलते थे अर्जेंटस, तो बनेगा अर्जेंटेट, क्या बनेगा, अर्जेंटेट, ये बनेगा। Au को बोलते थे ऑरस, तो बनता है ऑयूरेट, क्या बनेगा, ऑयूरेट। Pb को बोलते थे, Pb है ये, यहाँ पे Pb कर लेते हैं, बाद में हम प्लेटिनम कर लेंगे इसको। Pb को बोलते हैं प्लम्बस, तो प्लम्बस से बनेगा प्लम्बेट, प्लम्बेट, ठीक है। इसके ये जो चार मेटल्स हैं, ये समझ लो आपके ग्रीक में, यानी रोम की शायद राजधानी थी ग्रीक, या रोम के अंदर कोई शहर है, क्या नाम है, ग्रीक होगा, तो वहां पर कहते हैं अरस्तु का जन्म वहीं पर हुआ था,
बड़े बड़े साइंटिस्ट उस समय वहां पर रोमन सभ्यता, आपने सुना होगा पुरानी किताबों में मिल जाएगा, तो उनका ये था कि भाई उन्होंने लोहे को क्या बोला था, उनकी भाषा में क्या बोलते थे, इसको ऐसे बोलते थे, इसको ऐसे बोलते थे, इसको ऐसे। तो चूंकि उन्होंने डिस्कवरी सबसे पहले की, नाम भी पहले दे दिए, तो वो नाम आज भी हम उनके सम्मान में बोलते हैं, ग्रीक भाषा में बोलते हैं। अब ये मेटल उस समय डिस्कवर नहीं हो पाई थी, तो नाम वही, मतलब इनका कहना ये था कि अगर कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तब आपको ऐसा करना है। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव है या फिर कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है, तब आपको उसके नाम में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सेम नाम रखिए। जैसे इसको आयरन बोलेंगे तो बिल्कुल इसको आयरन ही बोलिए, इसको सिल्वर बोलेंगे तो इसको सिल्वर ही बोलिए, इसको गोल्ड बोलेंगे तो गोल्ड ही बोलेंगे, इसको लेड बोलेंगे तो लेड ही बोलेंगे। इसके नाम में जो हम जिस तरीके से जानते हैं, आज हमने जितना सीखा हुआ है वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट बेशक कहते हैं, बट इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट हो जाएगा, इसका नाम निकलेट हो जाएगा, निकल से बन जाएगा निकलेट हो जाएगा, इसका नाम टाइटेनेट हो जाएगा, इसका नाम जिंकेट हो जाएगा, इसका नाम क्रोमेट हो जाएगा। अगर आपने प्लेटिनम लिया है तो आप समझ गए होंगे आगे क्या करेंगे हम। हाँ, अगर हमने इसको प्लेटिनम लिया, वैसे इसके नाम में कोई चीज नहीं आएगा, इसको कोबाल्ट ही कहेंगे, इसको निकल ही कहेंगे, इसको आप टाइटेनियम ही कहेंगे, इसको जिंक ही कहेंगे, नो चेंज, क्रोमियम ही कहा जाएगा इसको। ठीक है, और इसके सिवा अगर आप और आगे खींचना चाह रहे हैं इसको प्लेटिनम, तो इसका नाम होगा प्लेटिनेट, इसको बोलेंगे प्लेटिनम। RH को बोलेंगे रोडियम, रोडियम, इसको बोलेंगे रोडेट। ठीक है, तो ये कुछ नाम होगा। आई होप बाकी नाम तो आप निकाल ही लोगे, इसमें कोई नई चीज नहीं, पहले बस 4 पे फोकस करना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ और लिस्ट में जो नाम जो रह गए वो भी अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। हाँ, मैंगनीज का बनेगा, मैग्नेट बना लिए, उसके अंदर अपने अलग अलग देख ली क्या बनेगा। MN कहना चाह रहे हैं तो इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, मैंग हाँ मैंगनीज, और इसको बोलते हैं मैग्नीट, है ना, मैग्नीशियम नहीं है ये, मैंगनीज है, MN को मैंगनीज बोलते हैं। और बाकी इसमें आई, मोस्ट ऑफ द आई चुके हैं, बाकी कुछ रह गए हैं तो आप कर लीजिएगा पूरा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दिस मेटल का नाम भी हो गया, तो अगला काम होगा हमें, नेक्स्ट रूल कौन सा होगा, चौथा है ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की हमें क्या रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी किस में रखनी है, छोटे ब्रैकेट में। कैसे रखनी है, आप रोमन नंबर्स में जैसे लिखते हैं 1, जैसे 2 लिखते हैं, रोमन नंबर्स में होना चाहिए, 3, 4 ऐसे लिखते हैं। तो ये ऑक्सीजन, यानी कि 0 भी आएगी तो 0 भी मेंशन करना है, और बाकी नंबर्स हमारे कैसे होंगे, रोमन नंबर्स में होंगे, वही ग्रीक नंबर्स, रोमन नंबर्स जो भी चल रहा है वही वही उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, और सबसे अंतिम बात क्या है, नाम अगर कैटाइन एनाइन है तो उसमें सिर्फ 2 शब्द दिखाई देने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कहा, पहले ट्राई करते हैं, इससे ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपने ये कॉम्प्लेक्स है, एक बार फिर से इसका ट्री ट्राई करते हैं, इसका नाम क्या होगा। तो पहला रूल क्या है, जल्दी से रिकॉल करते हैं, ये कॉपी कर लिया, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, कॉपी कर लो। हाँ, बड़ा करूं, बड़ा करो, बड़ा कैसे करा जाता है भाई, बड़ा तो होगा नहीं। हाँ, अभी तो और मेरा हाथ बना दिया था। हाँ, प्रीव्यू, ठीक है, अब बड़ा हो जाएगा, अब ठीक है।
पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। कर लिया, नोट कर लिया। पोटेशियम की 1 होती है, फेरेट हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। कर लिया। अब उसका नाम भी निकालो, ट्राई करो उसका नाम। रूल तो हमने मोटे मोटे जान ही लिया, क्या क्या मेन रूल्स हैं। बिल्कुल, एक दिमाग में आता है कि एस ब्लॉक मेटल्स क्यों नहीं बनाती हैं, पी ब्लॉक मेटल भी बहुत रेयरली इक्का दुक्का कोई बना रही है, ज्यादातर अगर आप देखेंगे डोमिनेंसी जो है वो डी ब्लॉक मेटल की है। ऐसी स्पेशलिटी इसके अंदर क्या है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बनता है। व्हाई द कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय द डी ब्लॉक मेटल्स, आता भी है क्वेश्चन। आंसर बड़ा सिंपल है, डी ब्लॉक मेटल के पास खाली स्पेस होना चाहिए रखने के लिए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव द वैकेंट डी ऑर्बिटल, पहली बात। और डी ऑर्बिटल जो वैकेंट होता है उसके पास काफी स्पेस होती है, 5 आप जानते हैं पेयर्स इलेक्ट्रॉन के संभाल सकता है। एक तो ये बात है। सेकेंडली क्या है, डी ब्लॉक मेटल का एटॉमिक रेडियाई छोटा होता है और चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है। जैसे सोडियम के पास ज्यादा ज्यादा प्लस चार्ज क्या दिखाओगे आप, +1, पोटेशियम पे +1, है ना, मैग्नीशियम कैल्शियम पे +2, बस खत्म। अब जैसे प्लेटिनम पे आप दिखा रहे हो +4, Fe पे +2 भी दिखा रहे हो, +3 भी दिखा रहे हो, +4 भी दिखा रहे हो। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज्यादा कैपेसिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को होल्ड करने की। न्यूक्लियस ताकतवर हो गया ना, न्यूक्लियस पावरफुल हो गया ना, तो न्यूक्लियस पावरफुल होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड कर लेगा जो कि लिगेंड ने ऑफर किए, डोनेट किए। राइट, एक तो ये बात हो गई। स्मॉल एटॉमिक रेडियाई एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, छोटा, हाई चार्ज। एंड थर्डली आपने कहा वैकेंट डी ऑर्बिटल है जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर को स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल। यही वजह होती है मेन कि ये ज्यादा अच्छे से काम कर लेते हैं। ठीक है, अगर हाँ उसकी प्लस चार्ज की कैपेसिटी ज्यादा है और उसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट दिख रहा है। अगर जैसे जिंक है, अब जिंक के पास क्या है, डी ऑर्बिटल पूरा लगभग भरा हुआ है, तो जिंक भी नहीं बना पाएगा ज्यादा। मेटल्स कौन सी ज्यादातर बना रही है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, मैंगनीज भी है, क्रोमियम भी है। इनके पास डी ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे हाँ हो जाए। हाँ हो गया। खैर चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ मैं क्या कहना चाहता, इसके नाम को एक बार फिर से देखते हैं। तो नाम क्या बना इसका, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। अब ये हो गया एक शब्द। इसके बाद हम शुरू करेंगे हेक्सा साइनो फेरेट, और फेरेट के बाद अब आप देखिए ये पूरा आपने एक एज अ वर्ड फिल नहीं किया है, इसको कोई स्पेस दिया है, बिल्कुल चिपका दिया आपने सबको। ऐसे समझ लो पहला लेटर बड़ा है और उसके बाद बाकी सारे, इवन मेटल को भी आपने वो रेस्पेक्ट नहीं दी है, छोटा ही रखा है। यानी सारे लेटर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक कैसे होंगे, सब स्मॉल पे स्मॉल बनेंगे। तो इफ वी हैव द नेम लाइक दिस, वी हैव द टू पार्ट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, वन इज द कैटायनिक पार्ट एंड अदर इज द एनायनिक पार्ट, देयर शुड बी द टू वर्ड्स इन द नेम। और अगर ये न्यूट्रल है तो नाम सिर्फ एक ही शब्द से मिलकर बनेगा। नहीं समझा मेरी बात, अलग अलग स्पेस नहीं देना। जनरली हम क्या करते हैं, हेक्सा फिर थोड़ा दूर करके साइनो फिर थोड़ा दूर करके फेरिट, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हाइफन, हाँ हाई मतलब सॉरी हाइफन नहीं, गैप आएगा पोटेशियम और हेक्सा, क्योंकि ये एक वर्ड खत्म हुआ है दूसरा वर्ड शुरू हुआ है, तो ये कैटाइन के लिए वो एनाइन के लिए नहीं आई। बस समझ में मैंने क्या बोला, समझ में आ गया। जैसे फिर से चलो ट्राई करते हैं, FeH2O का होल 6 और बाहर लगाते हैं Cl3। चलो अभी तो आसान आसान से नाम ट्राई करते हैं, इजी नेम्स ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये 1 था, दिस वन इज 2। हेक्सा एक्वा आयरन
थ्री क्लोराइड। हाँ, अब आप देखिए यहां पर आपने से आयरन बोला, पीछे क्या बोल दिया आपने, फेरेट बोल दिया। क्योंकि क्योंकि हाँ फर्क ये है, देखो आपने कहा ये क्या है, एनाइन है, और ये क्या है हमारा, कैटाइन है। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अ कैटाइन, द नेक्स्ट वन इज ऑलवेज अ एनाइन। तो यहां पर आपको ये कॉम्प्लेक्स पे ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है, एनाइनिक है, कैटाइनिक है। तो ये हमारा कैसा है, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। नाम की शुरुआत कैसे करेंगे, हेक्सा, हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड, क्लोराइड। अब आप देखिए फिर दो शब्द आपने बनाए, हेक्सा एक्वा आयरन 3, बिल्कुल एक बिहेव करेगा, और क्लोराइड का सी आपने फिर कैपिटल शुरू कर दिया, तो वो उसको आपने एक माना है। ये एक हो गया, ये एक हो गया, टोटल दो शब्दों से पूरी कहानी आपको समझानी। ये चीजें भी ध्यान रखिए, इस पे भी नंबर आपके बनते या कटते हैं, यहां से गलती हो सकती है, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चे इसको ध्यान नहीं देते कि छोड़ो नाम तो हो ही गया हमारा। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। तीसरा चलो ट्राई करते हैं। नाम तो लगातार आपको 10-20 नाम जब ट्राई करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। PTEN का होल ट्वाइस Cl2 Br2, ये वाला ट्राई करते हैं। Br2 बाहर है, Cl2 अंदर है, और En का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस। क्या बोला, डाई अमाइन, डाई अमाइन तो बेटा है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, कुछ और सुधार करेंगे इस नाम में। अब यहां पर हमारी कहानी में बिस्ट्रिस की एंट्री हो जाएगी, बिस वाली, है ना, क्योंकि लिगेंड के नाम में खुद ही क्या छुपा हुआ है, एक नंबर छुपा हुआ है, डाई ट्राई छुपा हुआ है। तो वी विल चूज द अनदर काइंड। डाई नहीं अच्छा लगेगा इसके आगे, क्योंकि जब आप बोलोगे ना डाई इथेन, नहीं, क्या बोलोगे, डाई डाई दो बार बोलोगे, इस तरह से बोलोगे ना, डाई इथेन डायामाइन, अंदर भी डाई है बाहर भी डाई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, बिस इथेन डायामाइन, हाँ आगे, और डाई क्लोराइडो को पहले लाना चाहिए क्योंकि वो सी से आएगा। तो डाई क्लोराइडो बिस इथेन डायमाइन प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड। बाहर वाले को हम वैसे ही बोलेंगे जिस हैसियत से हम उसे जानते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आप जब Br माइनस रिपोर्ट करते थे क्या बोलते थे, हाँ, इन द गिवन सॉल्ट द ब्रोमाइड आयंस आर प्रेजेंट। ये आपकी वो थी लास्ट पार्ट होता था। आगे बात समझ में नहीं आई। हम्म हम्म हम्म, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लिगेंड के नाम। याद रखिए, डाई ट्राई ड्राई ट्राई टेट्रा अल्फाबेट्स में शामिल नहीं है। बिस ट्रिस टेट्राकिस ये भी शामिल नहीं है। सिर्फ कौन है, लिगेंड का नाम। नहीं समझे मेरी बात। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन हमारे पास है, और ब्रोमीन बाय द वे हमारे पास 3 है, तो क्या बोलेंगे आप, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो या ट्राई ब्रोमाइडो, ठीक है। और क्लोरीन हमारे पास 2 है, डाई क्लोराइडो। तो किसको पहले लिखें, आप कहेंगे डाई क्लोराइडो डी से आ रहा है और ट्राई ब्रोमाइडो टी से आ रहा है,
तो मैं तो ब्रोमाइडो को बाद में लिखूंगा और क्लोरीन को पहले लिखूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमें किसको लिखना है? ब्रोमीन को, क्योंकि मैंने कहा ना उनका डाई ट्राई टेट्रा का टी बी ए जो भी लिखा हुआ है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। और यहां पर आप देख लो एक बात के लिए, डाई के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे हम? बेस, ऐसी कंडीशन में ट्राई के लिए ट्रिस, ट्रिस, और टेट्रा के लिए टेट्रा किस, ये वर्ड इस्तेमाल होगा। किस, ये वर्ड इस्तेमाल होगा। किस की स्पेलिंग पे ध्यान दिए, के आई एस है, के आई डबल एस नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टेट्रा किस हो गया, ट्रिस हो गया, बेस हो गया, एंड वी विल गिव द नेम ऑफ दिस, ठीक है। आया समझ में नहीं आया? अगेन यहां पर भी याद रखिए दो ही वर्ड्स नजर आते हैं, एक कौन है हमारा कैटाइन और एक हमारा, तो दो ही वर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वन, FeCO का होल 5, कौन बताएगा? हाँ जी, TETRA, TETRA टेट्रा, जो स्पेलिंग होती है ये वाले का पूरा नाम, हाँ इसका नाम है बिस इथेन डायमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड। डाई क्लोराइडो पहले आएगा, ठीक कह रहे हो, डाई क्लोराइडो पहले आएगा, डाई क्लोराइडो पहले आएगा, 1 2 की जरूरत ही नहीं है। डाई क्लोराइडो का मतलब 2 क्लोरीन है, और फिर इसके बाद हाँ, और निक में नेमिंग नहीं है, ये कार्बन चेन नहीं है। ये कार्बन चेन में हम देखते हैं क्लोरीन कहाँ लगी हुई है तो बोलते हैं आप 2,4 डाइक्लोरो, ऐसा नहीं। अच्छा इसका, हाँ क्या बोलेंगे इसको? पेंटा कार्बोनाइल आयरन, बस सिंगल एक वर्ड और जीरो। हाँ ये मत सोचिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो तो क्यों लिखे, जीरो लिखना पड़ेगा। तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन जीरो, और सिंगल वर्ड में नाम हो जाना चाहिए, इसके लिए दो वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस टाइम द कॉम्प्लेक्स इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट लो, या इससे छोटा कर दो। चलो कोई बात नहीं, स्पेस है हमारे पास अभी भी। ओ अच्छा, इससे ही ऊपर जा रही है, अरे वाह, इससे तो आराम से जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। Fe4 FeCN का होल 6, ठीक है। PH का होल थ्राइस का भी होल थ्राइस RH, और बाहर लगा लेते हैं Cl। इन दो का नाम ट्राई करते हैं पहले। अब ये नाम आ चुके हैं कई बार, फेमस नाम है। ट्राई करेंगे, कैसे करेंगे इसको नाम? हम्म हम्म और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की बतानी है, हाँ। कल सही बताई थी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट, आज 4 क्यों? पहला वाला आयरन जो बाहर वाला है वो क्या है? +3, क्रॉस बताया था ना कल मैंने, क्रॉस करेंगे तो 3 पहुंच जाएगा, और 4 उसके ऊपर पहुंचेगा, लेकिन वो 4 किसके ऊपर पहुंच रहा है? पूरे कॉम्प्लेक्स पे। ये नाम कई बार पूछा गया है, एक बार फिर से देख लें इसका नाम क्या बनेगा, एक बार फिर से रीट्राई करते हैं। नाम इंटरेस्टिंग है इसका नाम, इसका नाम क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं। तो क्या नाम होगा इसका? आयरन, आयरन के बाद ना, आयरन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 3, फिर हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट 4 नहीं, फेरेट 2 आएगा। नहीं समझ में आया? 2 समझाऊं दोबारा से कैसे आया? देखो सॉरी, मैंने 1 मिनट, मैंने भी गलत बना दिया स्ट्रक्चर, ये 3 है बेटा बाहर, अब सही है, मैंने भी गलती करी है। Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। अब आपको ऐसे निकाली, ये जो 3 है ये ठीक है इसके ऊपर चला जाएगा, और ये जो 4 है ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो 3 यानी आ रहे। अच्छा आप कहेंगे यहाँ पर अभी तक तो ऐसा, जितने नाम आपने बताए उनमें से कहीं से भी आपने 2 बार तो ऑक्सीजन स्टेट लिखी नहीं है,
बिल्कुल सही बात है, एक ही बार लिखनी है, एक ही बार लिखी है। लेकिन क्या दो बार लिखने के लिए कुछ शर्तें हैं? एक ही बार लिखनी चाहिए। दो बार कब लिखेंगे? जब आपको दोनों मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी दिख रही हो। जैसे जैसे मान लो आप कहेंगे यहां पर आप पोटेशियम 1 लिखते, लेकिन पोटेशियम 1 करके क्या लिखूं मैं? पोटेशियम इज ऑलवेज शोइंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, बट द आयरन have the two kind of oxidation state. So in such case you need to mention the oxidation state of the iron, whether it is outside or inside. नहीं क्लियर हुआ है ना? तब हम यहां पर लेंगे। अगर बाहर ऐसी मेटल बैठी है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना आता है उसको, तो आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर बाहर ऐसी मेटल है जो श्योर शॉर्ट है, जैसे सोडियम है बाहर, पोटेशियम है बाहर, कैल्शियम है बाहर, क्या करोगे आप इसमें बताकर? एवरीबडी नो दैट कैल्शियम हैज द +2, पोटेशियम हैज द +1, सोडियम हैज द +1, है ना? तब हमें कुछ भी इसको लेकर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो नाम क्या हो गया? Rn3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। 2 समझ में आ गया कहां से आया? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? ठीक है। और इसका कॉमन नेम मैंने कल बताया था, आपको याद होगा, फेरी फेरोसाइन। और कलर भी बताया था, प्रेशियन ब्लू। और मैंने ये भी बताया था, ये नाइट्रोजन के टेस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी नाइट्रोजन होते हैं, जैसे मुझे अगर बेंजीनामीन के अंदर कंफर्म करना है नाइट्रोजन का टेस्ट, तो मुझे इस टेस्ट पे जाना पड़ेगा और फाइनली ये कंपाउंड बनेगा, ये वाला कंपाउंड जिसका कलर क्या आएगा? पर्शियन ब्लू कलर आएगा। तो ये ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के डिटेक्शन में है। इनऑर्गेनिक फर्स्ट जो बुक है आपकी उसमें मिल जाएगा। अच्छा, इस पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पे। हाँ हाँ, एक बार फिर से, एक बार फिर से। हाँ, रोडियम 3 क्लोराइड 1 क्लोराइड 1 क्लोराइड। तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इंटरेस्टिंग बात देखिए जरा, लिगेंड पे ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा लिगेंड है? कल मैंने कई बार बता चुका हूं। ये बेंजीन रिंग लगा लो, यहां पर 3 साइडों में बेंजीन रिंग लगा लो। ये हो गया हमारा फिनाइल, ये हो गया हमारा फिनाइल। और इसके पास क्या है? एक लोन पेयर जरूर है। तो ये कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया की फैमिली के सब न्यूट्रल वाले बैठे हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड भी है, मोनोडेंटेट भी लिगेंड है। नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल, बेंजीन को क्या बोलते हैं? फिनाइल। फिनाइल 3 बार आ गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। लेकिन ये खुद भी 3 बार है, तो ट्रिस लगा दिया, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। मेटल का नाम कौन है? रोडियम 1 क्लोराइड। इसको हालांकि बाद में हम सीखेंगे, इसको बोलते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। और ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में काम में आता है। किस में काम में आता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। जैसे इथीन से इथेन, प्रोपीन से प्रोपेन। और ये भी किसका एग्जांपल है? होमोजीनस कैटलिसिस का। किसका एग्जांपल है? एक होता है हेट्रोजीनस कैटलिसिस, ये क्या है? एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटलिसिस। आता है एग्जांपल होमोजीनियस कैटलिसिस का, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है होमोजीनियस कैटलिसिस का। और हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में काम में आता है। तो ये इंफॉर्मेशन नोट करके रखिए, काम में आएगी, डिटेल इंफॉर्मेशन है। बता, होमोजीनस और हेट्रोजीनस होते क्या है ये भी जान लीजिए, जब आपने इतना शब्द सीखा है, नोट कर लिए पहले इतना। और ये किस काम में आएगी? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। ये सारी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। और भी इसका पूछा जा सकता है, हाइब्रिडेशन क्या है, शेप क्या है, पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है, डायमैग्नेटिक है, ये सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। अब आप कहेंगे हेट्रोजीनस और होमोजीनस। आपको याद है अमोनिया कैसे बनती है? N2+3H2 एंड गिव्स आउट 2 मोल्स ऑफ। और आपको पता है कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? आयरन। आयरन कैसा होता है? ये कैसे है? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की बात छोड़ दी, इन्हीं रिएक्टेंट को कैटलाइज कर रही है ना ये। कैटलिस्ट कौन है? आयरन है।
फेज कैसी अलग अलग है? ये गैस है, वो सॉलिड है, या ये लिक्विड है, वो सॉलिड है, ये एक लिक्विड है, एक गैस है और एक सॉलिड है। ये सारी कहानी कैसी हो गई? हेट्रोजीनस। कैसी हो गई? आई होप आपको समझ आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं। होमोजीनस का मतलब क्या है? जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट, हाँ प्रोडक्ट से अगेन मतलब नहीं है, रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, तब हम इसे बोलेंगे होमोजीनस कैटलिस्ट। होमोजीनस कैटलिस्ट। क्लियर? ऐसे समझ लो। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है? तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? रिएक्टेंट्स, और ये डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज कैसी है? इनकी अलग थलग है। आगे समझ में नहीं आया? होमोजेनस में जरूरी है सबकी फेज कैसी होगी? एक जैसी। कैटलिस्ट भी हमारा कैसा होगा? एक जैसा। जैसे मान लो 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3, और इसमें कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है NO गैस। तो ये भी क्या है? गैस। ये भी क्या है? फिर से देखिए जरा, ये सब गैस नहीं हो गए? एक ही फेज में आके बैठ गए ना, है ना? जैसे एस्ट्रिफिकेशन में एस्टर जब बनाते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। या हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होता है? RCOR कैसा होता है? लिक्विड। किससे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं? डाइल्यूट एस्टर फोर्स से। किससे कर रहे हैं? डाइल्यूट एस्टर फोर्स। ये भी कैसा है? लिक्विड है। आप जानते हैं ये एस्टर है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? बेसिकली वाटर प्रोवाइड कर रहा होगा। और इससे क्या बनेगा? RCOH। और क्या बनेगा? ROH। नहीं क्लियर हुआ? तो एस्टर और वाटर की एक तरह से रिएक्शन हो रही है ना? और ये काम कौन कर रहा है? इस काम को कैटलाइज्ड। ये क्या है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। सो दैट व्हाट हैपेंस? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर और नॉट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फेज अगर आप ध्यान से देखिए कैसी है? सबकी सब कैसी है? लिक्विड है। होमोजीनस। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट याद हो गया, और फेरी फेरोसाइनेट का पार्ट हो गया। आज हमने नेमिंग में अभी हमने थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाए। इस नेमिंग में कॉम्प्लेक्सिटी कब आएगी? जैसे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या आएंगे, या डबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल कोऑर्डिनेशन का मतलब मेरे पास एक पहला कॉम्प्लेक्स भी कुछ ऐसा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स भी कुछ ऐसा ही है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स अभी हमें सीखने, 12th में हमने हमारे, हाँ हाँ, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स भी कुछ और सीखेंगे, ये भी कुछ और सीखेंगे, और इसकी रिवर्स पार्ट भी हमें करना है। बट हम आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा। रिवाइज जरूर करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको अपडेट करेंगे। आज की क्लास इतना ही।